एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बारे में इससे पहले अपन ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब अकाउंटिंग इक्वेशंस का बनाया उसके बाद जर्नल एंट्री ऐसे रूल्स हैं, चाहे आप बीकॉम करें, चाहे आप बीबीए करें, चाहे आप सीए फाउंडेशंस करें, सभी में जर्नल एंट्री के रूल्स पढ़ाए जाते हैं। 3 रूल्स के आधार पर पूरे बुक्स को हम आसानी से कवर अप करते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री एक बेसिक चीज़ है। यदि ये नहीं आएगा तो आप जर्नल एंट्री के अलावा अकाउंटेंसी में कदम ही नहीं रख सकते। तो अकाउंटेंसी में करने के लिए सिंपल तौर पे आज मैं आपको 10 मिनट्स में सिंपलेस्ट ढंग से जर्नल एंट्री के रूल्स कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि जर्नल एंट्री होती क्या है। तो प्रत्येक व्यापारी, बेसिकली हमने 3 चैप्टर्स को कवर अप किया 30 डेज की इस सीरीज में। आज हम जर्नल एंट्री पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जर्नल एंट्री के बारे में मैं आपको बताऊं कि जर्नल एंट्री हमारे देश में पहले भी ट्रांजैक्शंस होते थे, लेकिन पहले जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो सिंगल एंट्री सिस्टम्स के आधार पर होते थे। कौन सी सिस्टम के आधार पर? सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में इम्पैक्ट जो होता था वो एक ही पक्ष पे पड़ता था, दूसरे पे नहीं आता था। तो उस एंट्री को टोटली तरीके से, पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं माना जाता। तो परफेक्ट एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमारे देश में 15th सेंचुरी में 1494 में इटली के वेनिस नगर में लूकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशंस किया। पहले इटली में चला, फिर सभी देश की जितनी भी कंट्रियाँ हैं अपने देश की, ओवरऑल कंट्री में, हमारे देश में और इसके अलावा ओवरऑल कंट्री में डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ाया जाने लगा। डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में फिर जब ये रूल्स बनाए गए तो वो इटली भाषा में थे, तो इसलिए थोड़ा फिर अपने देश में 1543 में इसके इंग्लिश वर्जन्स को लाया गया, जिसमें इंग्लिश सिस्टम ऑफ जर्नल एंट्री के नाम से इसे जाना गया। 1543 में इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, तो संपूर्ण देशों को पढ़ाने में दिक्कत नहीं हुआ। अब दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें डबल एंट्री सिस्टम का इम्पैक्ट 2 साइडेड पड़ता है। जैसे कि फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। माल नगद खरीदा तो माल आ रहा है, कैश जा रहा है। माल बेचा तो कैश आ रहा है, माल जा रहा है। तो दोहरा लेखा प्रणाली, विलियम पिकल्स इसे बोलते हैं कि इनमें व्यवसायिक सौदों को आसानी से किया जाता है, जो सिंपलेस्ट ढंग से होते हैं, जिसमें सौदों के ट्रांजैक्शंस को हम आसानी से कर सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो इससे 2 खाते प्रभावित होते हैं। सबसे पहले 2 एरर पे इफेक्ट पड़ता है, एक तो वस्तु लेने वाला और दूसरा वस्तु देने वाला। विपरीत पक्षों में लेखा, यदि एक पक्ष को डेबिट किया जाएगा तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। तीसरी बात आती है लेखांकन के समीकरण की पुष्टि। आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाने की बात हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की बात हो, तलपट बनाने की बात हो, लेजर्स बनाने की बात हो, रेक्टिफिकेशन एरर बनाने की बात हो, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की बात हो, तो 30 डेज की स्ट्रेटजी में हम इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली इसके आधार पर चलती है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, प्रत्येक खाते के 2 पक्षों में सौदा होता है। एक तो यदि माल खरीद रहे हैं तो हमारे यहाँ इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ेगा और कैश जाएगा। यदि हम माल बेच रहे हैं तो कैश आएगा, इन्वेंट्री स्टॉक क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर दोहरा लेखा प्रणाली का लाभ क्या होता है? व्यापार के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो आसानी से पता चलते हैं। सेकंड आता है पूर्ण विवरण की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान जो होता है वो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें गणित संबंधी शुद्धता पाई जाती है, प्योरिटी पाई जाती है। गणित संबंधी जो सिस्टम्स रहता है वो आसानी से हमें पता चल जाता है। तो अब इसके रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने 10th पढ़ा। 10th में हमने 6 सब्जेक्ट पढ़े और 6 सब्जेक्टों में हम जब उन्हें करते थे तो एक हमारे अंदर मेंटालिटी आता था। तो जैसे कि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम एक है ना, मतलब रिसर्चर के तौर पे, बायोलॉजिस्ट के तौर पे सोचते हैं। यदि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर रिफॉर्मर जैसी पावर आती है और हम उस चीज़ को
समझते हैं। मैथ करते हैं तो मैथ बिना माने होता ही नहीं है, उसमें वेरिएबल चलते हैं। यदि पिता पुत्र की आयु निकालनी हो तो एक्स और वाई का वेरिएबल चलता है। लेकिन जब हम कॉमर्स लेते हैं तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो एक तरह से एक ट्रेडर की होती है, जो एक व्यापार करता है और व्यापार में हर चीज़ को मानता है। आपको भी इसमें अपने आप को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जैसे कि हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा कैफ़े है, इसके अलावा हमारी कोई दुकान है, कोई एजेंसी है, कोई है ना होलसेलर की हम बिजनेस करता है, तो जिस सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें 3 अकाउंट्स चलती हैं। सबसे पहले देखिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसका रूल्स होता है पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। मैं इसे दोनों रूल्सों में कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिससे दिक्कत नहीं आए। तो रिसीवर देन पर्सन, रिसीवर देन पर्सन डेबिट, गिवर देन पर्सन, पर्सन क्रेडिट। अब देखिए भाई, व्यक्तिगत खाते की बात की जाए तो व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, जैसे हमारा बिजनेस है तो बिजनेस में हम किन लोगों को माल बेचेंगे। एक तो सोहन हो गया, मोहन हो गया, मोनालिसा हो गई, इसके अलावा बैंक हो गई। अब आप सोच रहे होंगे बैंक क्यों लिखा मैंने, तो बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी हार्ड मास नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति की तरह कार्य करती है, पर्सन की तरह कार्य करती है और हमारे संग संग चलती है। आज जैसे जैसे भारत डिजिटल हो रहा है तो हमारे यहाँ जितने भी पेमेंट होते हैं वो यूपीआई के माध्यम से होते हैं और हर जगह हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। कैश का रोटेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो डिजिटल पेमेंट करते हैं तो बैंक को भी हम एक पर्सन्स की तरह लेते हैं, क्योंकि वो पर्सन्स की तरह हमारे सारे कार्य करता है। जब हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो पेड कर देते हैं अपन फ़ोन पे और डिजिटल पे के माध्यम से, तो इसलिए हमने इसे बैंक भी लिखा। तो आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। रिसीवर देन पर्सन में देने वाला व्यक्ति, पाने वाला व्यक्ति को डेबिट कर रहे हैं, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर रहे हैं। अब देखिए भाई, एंट्री पास करने की बात आती है, तो एंट्री समझें। अब जैसे मैंने बोला मोहन को दिए 5,000 रुपये। अब मोहन को सॉरी, तो पाने वाला कौन हो गया, मोहन हो गया। मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे मोहन के आगे मैंने अकाउंट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए क्या है ना, किसी पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है। तो मोहन को दिए 5,000 रुपये, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, और जी यहाँ पे 5,000 रुपये आपके आ गए। अब ऐसे ही फिर मैं एंट्री बना रहा हूँ, सोहन से 2,000 रुपये मिले। सोहन से 2,000 रुपये मिले तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है भाई, सोहन। तो सोहन से मिल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, और देने वाला कौन है, सोहन है। तो मैंने यहाँ 2,000 रुपये लिख दिए। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब बात आती है इसके आगे की बात। तो आगे बात आती है कि बैंक से 2,000 रुपये निकाले। बैंक से 2,000 रुपये निकाले तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन हो गया भाई, बैंक हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये लिख दिए। अब बैंक से निकाले 2,000 रुपये लिख दिए अपन ने। अब बैंक में जमा किए, बैंक में जमा किए 3,000 रुपये। बैंक में कितने जमा किए, 3,000 रुपये। अब बैंक में जमा किए तो पाने वाला कौन हो गया भाई, बैंक हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपनी गले से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, या अपनी सेब से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो अपन ने यहाँ 3,000 लिख दिए।
फर्स्ट रूल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल्स अपन ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि पर्सनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड अकाउंट्स की बात आती है। सेकंड अकाउंट को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं भाई? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है ये समझ लें, इसे वास्तविक खाता बोलते हैं। अब देखिए भाई, आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आप हर संपत्ति को रखेंगे, तो इसमें करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट असेट्स। करेंट असेट्स वो जिन्हें कैश में तुरंत कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन करेंट असेट्स उनमें समय लगता है, कुछ फिक्स कैपिटल्स रहती हैं। तो इसका रूल्स होता है, देखिए सबसे पहले जो वस्तु व्यापार में आए उसे क्या करना है भाई? डेबिट करना है। जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, वॉट एवर कम्स इन डेबिट वॉट एवर गोज आउट इन अ क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट की बात हो गई भाई, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए बात आती है कि रियल अकाउंट में आता क्या क्या है। सबसे पहले हम जिस चीज़ के व्यापारी हैं वो हमारा माल कहलाएगा। हम फर्नीचर के हैं, शक्कर के हैं, कपड़ों के हैं, तो ये सब हमारे लिए माल है। माल को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? परचेज से। जब भी आप कोई माल खरीदने की एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? परचेज। दूसरी चीज़ आती है सेल्स। जब इसी माल को बेचेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? सेल्स का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है जैसे कि व्यापार है तो फर्नीचर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, इसके अलावा कैश भी चाहिए, ओवरऑल असेट्स। अब आप सोच रहे होंगे असेट्स फैन भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को अपन किस में लेते हैं? इस अकाउंट्स में लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से। अब बात करते हैं आगे की। अब देखिए सिंपल तौर पे ये चीज़ आप समझ लें कि हम जिस वस्तु को खरीदते हैं, अब देखिए माल खरीद रहे हैं, एंट्री बनाता हूँ मैं, माल खरीदा 10,000 रुपये का, तो व्यापार में कौन सी वस्तु आ रही है भाई? माल आ रहा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू हमारे यहाँ से क्या जा रहा है भाई? कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश 10,000 रुपये। अपन लिख रहे हैं माल बेचा 2,000 रुपये का, तो हमारे पास क्या आ रहा है? माल बेचने से कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब बेच रहे हैं तो सेल्स आ गया, इसमें 2,000 लिख देंगे और यहाँ पे भी मैं 2,000 लिख दूंगा। अभी भी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, नैरेशंस की बात की जाए तो नैरेशंस लिखना बिल्कुल सिंपल होता है। कैसे कि देखिए आपका जो पेपर है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में आता है। तो जैसे कि उसमें लिखा है कि आपने कैश से व्यापार शुरू किया, तो बीइंग कैश बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उसमें इंग्लिश दी रहती है। तो आप बस यहाँ पे नैरेशन में क्या डालेंगे? बीइंग लिखने के बाद जो इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश मीडियम के जो पेपर्स में जो नैरेशन दी होगी वो आपको उसमें से लिखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखिए माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बात आती है यहाँ पे कि मैं यदि बोलूँ कि यहाँ पे मैंने फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा भाई? फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर मैंने खरीदा 10,000 रुपये का। अब फर्नीचर खरीदा तो मैंने यहाँ एंट्री बनाई, व्यापार में कौन सी वस्तु आ रही है भाई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दिए। अब बात आती है कि पहली वाली एंट्री में तो मैंने परचेस लिखा था, इसमें माल फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो मैं फर्नीचर के नाम से कर रहा हूँ। तो देखिए भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जिस चीज़ के व्यापारी होते हैं वो हमारा माल होता है, लेकिन फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारे लिए माल नहीं है, तो हम उसे उस एंट्री के नाम से शो ऑफ करेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मशीन बेची 3,000 रुपये की, तो व्यापार में कौन सी वस्तु आ रही है?
व्यापार में कैश आ रहा है और मशीन जा रही है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इनमें भी नरेशन आपको बिल्कुल सिंपल तौर पे वही डालनी है। जो दूसरा रूल्स था वो हमने खत्म कर लिया। यदि इस रूल्स में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यदि रूल्स समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अब आती है थर्ड रूल्स की बात। तो थर्ड रूल को बोलते हैं भाई अपन नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक खाता बोलते हैं, अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता क्या है, जैसे अपना व्यापार है सपोज दैट, तो उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं, तो इसमें अपन इस पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं रूल्स लिख देता हूँ। खर्चे तथा हानियाँ, डेबिट, लाभ तथा आय क्रेडिट, लॉसेस एंड expenses are debit, income and gains are credit, ठीक है। अब देखिए मैं दो लिस्ट बना देता हूँ, एक तरफ एक्सपेंसेस लिख देता हूँ, एक तरफ मैं इनकम लिख देता हूँ। अब देखिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं व्यापार में, जैसे इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, रेंट है, इसके अलावा कमीशन दे रहे हैं अपन एजेंट्स को अपना माल बेचने के लिए, सैलरी दे रहे हैं जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसके अलावा मजदूरी दे रहे हैं, इसे वेजेस बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है। देखिए भाई वेजेस जो होती है ना वो पर डे दी जाती है और सैलरी जो होती है वो मंथली दी जाती है। सैलरी में आपको हॉलीडे का भी पैसा मिलता है, लेकिन वेजेस में आपको हॉलीडे का पैसा नहीं मिलता है। जो होता है जो परमानेंट होता है सैलरी, और वेजेस जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है, तो इसे इसमें शामिल करते हैं। इनकम की बात की जाए तो इनकम में देखिए क्या होता है, कभी कभी अपन को कमीशन भी मिलता है, कमीशन लिख दिया भाई। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, जैसे कि बैंक में हमने पैसा जमा किया तो इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इसके अलावा हमें प्रॉफिट मिलता है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये थी बात इसकी। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, सिंपल तौर पे समझें। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंट्री कैसे पास करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आएगी यहाँ पे, जैसे कि वेतन दिया, वेतन दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं सैलरी पेड टू कैश कितनी की है 1000। तो ये इनकम नहीं है, हमारे लिए क्या है एक्सपेंसेस है, मतलब खर्चा है। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो व्यापार में सैलरी आ रही है, दे रहे हैं अपन सैलरी और कैश जा रहा है सैलरी के बेसिस पे, तो वेतन दिया 1000। 2-3 एंट्री और पास कर देता हूँ मैं। इसके बाद दूसरी एंट्री आती है कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। कमीशन के तौर पे हमें क्या रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है भाई। तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है 5000। तो हमें कमीशन के रूप में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो ये एंट्री बन गई, 5000 से मैंने एंट्री कर दी। अब इसके बाद अगली एंट्री आती है बिजली बिल चुकाया, बिजली बिल चुकाया 5000 रुपये। 5000 चुकाया तो हम क्या है, ये खर्चा है। तो इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खर्चा है ना, कैश जा रहा है अपने यहाँ से। तो ये हैं इसके रूल्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया जीएसटी कॉन्सेप्ट, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आपको सारी एंट्रियां समझ में आई होंगी अच्छे ढंग से। अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जिससे मैं दोबारा इसे रिपीट कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।